हेलो एवरीवन। फार्मा सेक्टर जो है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर जीएस प्री मेंस का टॉपिक करेंगे। आंसर राइटिंग है फॉर यूपीएससी। आप पीसीएस दे रहे हो 2024 वाला, इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीसीएस 2024 और फॉर यूपीएससी 2025। तो आप इसमें आंसर राइटिंग में ये सब सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है कि इंडिया जो है फार्मा सेक्टर, पता है आपको, दवा ववा से रिलेटेड हो गया। फार्मास्यूटिकल दवा बनाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सो ऑल रिलेटेड विद मेडिसिन सिर्फ दवा से नहीं है, इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, जो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो दैट फार्मा इंक्लूड्स ओवरऑल द इक्विपमेंट्स, द मशीनरी, सब जो यूज़ होता है इसमें। तो चलिए आइए देखते हैं। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द प्रोवाइडर, वन ऑफ द, देखिए लार्जेस्ट क्या कह सकते हैं, आपकी लार्जेस्ट प्रोवाइडर कह सकते हैं, लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनरिक मेडिसिन। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर एक इंडिया जेनरिक मेडिसिन का। एंड कई बार जो है जेनरिक मेडिसिन स्पेशली बात की जा रही है, वीकर आईपी रेगुलेशंस हैं इसमें, थोड़ा सा सस्ती दवा मिल जाती है। देखिए यहाँ पे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स वाई कभी कभी इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। 36% जो यूनिट शट डाउन हुआ है हमारे यहाँ बिकॉज ऑफ द CDSCO का इंस्पेक्शन हुआ था, उसमें इतनी यूनिट जो हैं कंप्लाई नहीं कर रही होंगी नॉर्म से और ये सब स्टैंडर्ड से। तो दैट्स वाई CDSCO ने जो है इसको शट डाउन किया। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हाट इज इट? इट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, वही नाम पड़ा है CDSCO। देन व्हाट वी हैव कि देखिए वर्ल्ड में हम थर्ड हैं बाय वॉल्यूम, ठीक है। बहुत बल्क में बनाते हैं फार्मा प्रोडक्ट्स, एंड वैल्यू बाय वैल्यू, अमाउंट ऑफ मनी, जो वैल्यू है हमारी इसकी, वो 14th है। वी आर इन द, दिस इज द रैंक, वी आर 14th इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। इट कंट्रीब्यूट्स 1.72% ऑफ द GDP, जो हमारा फार्मा सेक्टर है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो, या ग्रो कर चुका है, $65 बिलियन बाई 2024। तो $65 बिलियन आप समझ रहे हैं, एंड 1.72% ऑफ GDP। ये सब आंसर राइटिंग में, इट विल एनरिच योर आंसर्स। तो 8% शेयर है ग्लोबल API इंडस्ट्री का। जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो दवा बनाने में ये जो API है, ये API जो होता है ये मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है, API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब हमारी जो सरकार है वो इसमें भी इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, और बहुत बूस्ट करना चाह रही है, मार्केट प्रोवाइड करना चाह रही है, सब सारी चीज़ें। तो 8% शेयर जो है ग्लोबल API इंडस्ट्री में अभी हमारा है। एंड वी हैव 62 वर्ल्ड वैक्सीन। जब से कोरोना आया उसके बाद स्पेशली जो वैक्सीन्स की डिमांड होने लगी दवाओं की, तो उसमें वर्ल्ड वैक्सीन में स्पेशली वी आर 62 वर्ल्ड वैक्सीन के टर्म्स में। देखिए मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन देखा जाए, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में US, UK, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील। तो यहाँ पे कौन कौन से आ गए? दिस US, दिस UK, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील। ये जो है मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया के। लेसर कॉस्ट है, बनाने का कॉस्ट अभी भी हमारे यहाँ कम है। दो वी हैव अ लेसर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन थोड़ा सा कम है दवे की उसमें, बट वी हैव अ लेसर कॉस्ट। जो भी अगर पेटेंट मिल गया है तो ये सब सारी चीज़ें, और अंडर कंपलसरी लाइसेंसिंग, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। वी आर द मेजर सप्लायर ऑफ DPT, BCG वैक्सीन्स। तो ये सब के जो है वी आर मेजर सप्लायर। लेट्स सी सम ऑफ द पॉइंट्स हियर। तो देखिए इंपॉर्टेंस क्या है इस सेक्टर का, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस, इस सेक्टर का इंपॉर्टेंस देखिए क्या क्या है। तो सबसे देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो भाई नौकरियां लगती हैं, ये सेक्टर ग्रो करता है, लोग इसमें काम करेंगे, स्किल्ड और अनस्किल्ड, ठीक है। अलग अलग सेक्टर है, फार्मा सेक्टर में भी अलग अलग, भाई कोई रिसर्च में है, कोई लैब में, कोई पैकिंग में, कोई मैनेजमेंट में, कोई लॉजिस्टिक्स में। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। कोई भी सेक्टर ग्रो करता है इस तरह से तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। और ये एक्सपेक्ट किया गया है कि 2.7 मिलियन जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगी इससे। कितनी मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी? अप्रॉक्सीमेटली 2.7 मिलियन जॉब्स। देन वी हैव फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, बिकॉज वी हैव एक्सपोर्ट, बहुत अच्छा खासा एक्सपोर्ट है। US, UK, नीदरलैंड, ये हमने अभी डिस्कस किया हुआ। दिस इज़ US, UK, नीदरलैंड, ब्राज़ील, ये सब। तो देखिए एक फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग अच्छी है हमारी, ठीक है। और ये लगभग हमारा 22-23 में मेरी हम लोग की अर्निंग थी $25 बिलियन रेवेन्यू था। वी हैव 25 मिलियन रेवेन्यू। देन फर्दर इट विल अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फार्मा सेक्टर ग्रो करेगा तो यहाँ लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो इट विल अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट। कोई भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ, कुछ भी हुआ, तो क्या नाम है, इन्वेस्ट करना जाएगा यहाँ पे। GDP में कंट्रीब्यूशन है, दैट्स वाई एक आपने देखा 1 पॉइंट लगभग
7% GDP में ऊपर अभी देखा है, तो वो कंट्रीब्यूशन है। देन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, तो इट विल हेल्प इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3। तो यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 अचीव करने में ये हमें मदद करेगा। और GDP कंट्रीब्यूशन तो आप देख ही लिए हैं। देन इट विल इम्प्रूव हेल्थ आउटकम, जाहिर सी बात है दवा ववा मिलेगी अच्छी सस्ती, अफोर्डेबल होगी, थोड़ी क्वालिटी होगी उसमें, और थोड़ा सा क्या नाम है इफ़िशियंसी होगी, तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव। देन मेडिकल टूरिज्म, वाई मेडिकल टूरिज्म? बिकॉज चीपर कॉस्ट पे, चीपर प्राइस अवेलेबिलिटी पे यहाँ इलाज होगा और दवाएं सस्ती मिलेंगी, तो लोग यहाँ आएंगे बाहर से, तो दे विल कम। तो मेडिकल टूरिज्म प्रमोट होगा इससे। सॉफ्ट पावर क्या भाई, वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर चल रहा है, लोगों की मदद करना, हम दूसरे कंट्री को कैसे अपने हक में ले सकते हैं, कैसे वो हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ द सॉफ्ट पावर। तो डेवलपिंग नेशंस में हम अपना सॉफ्ट पावर डेवलप करेंगे, ठीक है। और फार्मा सेक्टर के थ्रू, ठीक, लोगों को दवाएं पहुंचाना सस्ते दाम में, अफोर्डेबिलिटी, तो उससे हमारा सॉफ्ट पावर डेवलप होगा। देन डिजीज़ प्रिवेंशन, सॉफ्ट पावर मतलब कि यहाँ कोई मशीन गन, कोई हम हथियार नहीं बेच रहे हैं, या कोई हम अपना बहुत मिलिट्री पावर से नहीं हम अपनी बात रख रहे हैं, दैट इट्स द सॉफ्ट पावर। हेल्पिंग नेचर, बीइंग सोशल। फिर डिजीज़ प्रिवेंशन, जाहिर सी बात है वैक्सीन अवेलेबिलिटी होगी, सस्ती वैक्सीन होगी, तो देयर विल बी अ डिजीज़ प्रिवेंशन। फॉर दैट फार्मा सेक्टर हैज़ टू ग्रो। और अफोर्डेबल प्राइस, स्पेशली इट इज़ अफोर्डेबल प्राइस एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स विच इज़ कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। देन एनहांस्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ेगी यार। देन वी हैव चैलेंजेस, व्हाट आर द चैलेंजेस? क्या क्या इसमें चैलेंजेस आते हैं? देखिए यहाँ प्राइस कैपिंग है। कैपिंग क्या है? जो भी जेनरिक प्रोडक्ट आ रहे हैं तो प्राइस कैप कर दी जाती है भाई, लोगों को अवेलेबल हो, अफोर्डेबल हो। तो उसके लिए जो नेशनल NPPA है, जिसका मैं मेंशन करता हूँ अभी, वेट अ मिनट, NPPA, लेट मी, NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो ये जो अथॉरिटी है इट डिटरमाइन करती है ये प्राइसेस क्या हैं क्या नहीं है। तो दिस प्राइस कैप, क्वालिटी, इससे क्या होता है क्वालिटी डिक्रीज़ करेगी भाई, पैसा कम लगेगा, कैप कर लोगे तो भाई कोई भी दवा बनने में पैसा लगता है, तो वो क्या कॉस्ट ऐड हो जाती है दवे में, तो क्वालिटी डिक्रीज़ कर जाएगी अगर आप, तो ये लोग लापरवाही करेंगे, स्टैंडर्ड वीक रखेंगे, थोड़ा और भी कुछ ढिलाई कर सकते हैं जिससे क्वालिटी ख़राब होगी और प्रोडक्शन भी कम होगा। तो ये वन ऑफ द चैलेंजेस है। हालांकि गवर्नमेंट का यही है कि अफोर्डेबल प्राइस में लोगों को क्या नाम है मेडिसिन मिल जाएं, बिकॉज मेजर पॉपुलेशन जो अभी भी पुअर है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनके लिए अफोर्डेबल करना कैसे किया जाए, इवन शायद में भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे या कुछ करे। तो देखिए आगे हम गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ेंगे कि हाउ द गवर्नमेंट ट्राइज टू बूस्ट द प्रोडक्शन और टू एक्सपैंड द फार्मा सेक्टर so that the medicines are or pharma products या medical products are available at a cheaper price, ठीक है। देन देयर इज मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडी, देखिए कई रेगुलेटरी बॉडी, फार्मा सेक्टर को ढेर सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो इनको कंट्रोल करती हैं, जिससे क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है डिपार्टमेंट्स के बीच में, ठीक है। तो अप्रूवल है फाइल्स का वो नहीं हो पाएगा। तो देयर वर अप्रॉक्स 36 डिफरेंट ड्रग रेगुलेटरी बॉडीज़, तो दे आर अप्रॉक्सीमेटली कितनी 36 कोई बॉडीज़ हैं जो रेगुलेट करती हैं ये ड्रग अप्रूवल एंड ऑल दैट। तो देयर इज मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज़, तो रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज़। देन वी हैव लैक कोऑर्डिनेशन एंड सेंट्रल, जो भी ड्रग एजेंसीज़ हैं कहाँ की, सेंटर की, स्टेट की, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। देन वी हैव द क्वालिटी, वी हैव क्वालिटी इशू, क्या है जैसे सब स्टैंडर्ड क्वालिटी बनती है, इंटरनेशनल नॉर्म्स नहीं फॉलो करते हैं हम लोग। देन देयर इज इशू ऑफ कंटामिनेशन, मेडिसिन कंटामिनेटेड हैं या कोई प्रोडक्ट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंटामिनेटेड है। तो यूएस के FDA ने ब्लेम लगाया था या कहा था, वार्न किया था सन फार्मास्यूटिकल्स को कि भाई आपके स्टेरिलिटी इशू है, बिकॉज यू हैव इंजेक्टेबल प्रोडक्ट में स्टेरिलाइज नहीं किया गया है प्रॉपरली, तो देयर इज स्टेरिलिटी इशूज़। अब मोस्ट जो FDCs हैं दे आर नॉट अप्रूव्ड। जो भी फिक्स डोसेज कम्बिनेशंस हैं, जो दवाएं यूज़ होती हैं, अलग अलग केमिकल्स को कंबाइन कर दिया जाता है और ये यूज़ तो अप्रूव नहीं है। देखिए फिक्स डोसेज कम्बिनेशंस में एक इशू आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को प्रॉब्लम है शुगर की एंड ऑल्सो ये हैव अ ब्लड प्रेशर, तो एक दवा चल रही है, फिक्स डोसेज कम्बिनेशन दे दिया गया जो इसके लिए सूटेबल है। बट फॉर दोज पर्सन जिनके पास शुगर है बट जिनके पास BP नहीं है, शुगर है बट BP नहीं है उनको, मान लो उनको और थायराइड प्रॉब्लम है या कुछ और है, तो यहाँ पे ये दवा उस तरीके से नहीं काम करेगी, बट स्टिल ये दवा दी जाती है। तो फिक्स डोसेज कम्बिनेशन भी जो होना चाहिए इट शुड बी स्पेसिफिक। तो बातें चल रही थी कि जो फिक्स डोसेज कम्बिनेशन है इट शुड बी स्पेसिफिक टू पर्सन, एक इंसान है उसकी बीमारियों का कम्बिनेशन देखा जाए
जैसे परम्यूटेशन कम्बिनेशन होता है, तो कम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ देखा जाए कि इंसान की कितनी है, उस हिसाब से दवाई का फिक्स डोसेज कम्बिनेशन हो, केमिकल्स का कम्बिनेशन हो, ताकि वो और असरदार रहे। ये नहीं कि यही एक फिक्स दवा हर बीमारी के लिए चल रही सिमिलर, ठीक है। तो ये सब सारी, मान लो किसी को शुगर भी है, कैंसर भी है, मान लो किसी को शुगर भी है, किडनी प्रॉब्लम भी है, तो अलग अलग कम्बिनेशंस जो दवाएं हैं, यूनिफॉर्म दवा ना यूज़ हो, स्पेसिफिक टू अ पर्सन यूज़ हो, जो कि उसके लिए है, उसकी बीमारी के हिसाब से है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अच्छा आइए देखिए, इसीलिए फिक्स डोसेज कम्बिनेशन बहुत सारी इंप्रूव नहीं है, मे बी क्या डेंजरस हो या लीथल हो, जो भी हो। देन ट्रांसपेरेंसी इशूज़ एंड क्रेडिबिलिटी इशूज़, क्या है ये कंपनीज़ क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं है कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये एक इशू ऑफ क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट इशू आ जाता है इनके ऊपर कि कैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं ये लोग। तो मेनली देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंसी एंड द क्रेडिबिलिटी इशू। पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं हो रहा, अगर ये ड्रग एप्लीकेशन जो है, ड्रग कैसा है, इसका पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं हो रहा। और फ्री जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक क्लिनिकल ट्रायल्स, तो ये जो है ये एक्सपोजर नहीं है इसका, क्लिनिकल ट्रायल्स को डिस्क्लोज नहीं किया जाता क्या है या फेक है। तो देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंसी इशूज़। देन देयर इज़ अ क्रेडिबिलिटी, तो ट्रस्ट नहीं है लोगों का। तो यही क्लिनिकल ट्रायल, ये देख रहे हैं ना, क्लिनिकल ट्रायल इशू आ जाता है यहाँ पे। देखिए रिसर्च, एक और चैलेंजेस है कि रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा बहुत फार्मा सेक्टर में कम खर्च होता है। इट इज़ 0.7% ऑफ GDP, ठीक है। तो दो इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू 1.7% टू GDP, बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इट इज़ 0.7%। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखिए होना ही होना है। टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, लोग मतलब क्या नाम है, टेक्नोलॉजीज़ इवॉल्व कर रही हैं, वी हैव AI, तो हर चीज़ जो है एक तरह से एक लेवल ऊपर जाता जा रहा है। तो दवाएं भी जो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, कि नई नई बीमारियां भी आ जा रही हैं, तो वो सब जो है आप इम्प्रूव कैसे करना है, तो उस पर R&D पे जो है पैसा बहुत कम खर्च किया गया है। देन यू हैव 80% API इम्पोर्टेड, जो ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जिससे बाकी दवाएं बनेंगी, अभी भी 80% इम्पोर्ट किया जा रहा है। तो जिससे कॉस्ट ऐड हो जाएगी ना, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, वी आर नॉट आत्मनिर्भर इन द प्रोडक्शन ऑफ API। देन वी हैव मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या, फ्री वीज टू डॉक्टर। बहुत सारी फार्मा कंपनीज हैं, डॉक्टर को भाई बाहर घूम के आ जाएं डॉक्टर साहब को गाड़ी दे दी, ये दे दिया, और अपना प्रोडक्ट मार्केट कर रहे हैं, बिचवा रहे हैं। भले वो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है कि नहीं है, वो उसमें एथिकल इश्यूज़ हैं कि वो अपना ज़बरदस्ती का जो है क्या नाम है दवा बेच रहे हैं, भले दवा उनकी इफेक्टिव ना हो, मे बी सस्ती हो, जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हों तो स्टैंडर्ड के हिसाब से ना बनी हो, तो मार्केटिंग, तो ये एक चैलेंज है इसमें। देन बिकॉज द कंपनीज आर, दीज आर मोस्टली प्रॉफिट मोटिव, दीज आर प्रॉफिट ओरिएंटेड। सारी कंपनीज जो होती हैं दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड। तो ऐसी दवाएं ये लोग नहीं बनाएंगे जहाँ पे इनका मुनाफा कम हो, ठीक है। तो एक यूनिवर्सैलिटी की बात क्या कहते हैं कि क्या नाम है, सबको दवा मिल सके, हर बीमारी की दवा मिल सके, ये भी नहीं है। बस जहाँ पे ज़्यादा इनका वो है कि जो दवा ज़्यादा बिक रही है या जहाँ डिमांड ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से ये काम करते हैं, प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से। देन यू हैव लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। तो अभी भी स्किल्ड लेबर की भी कमी है, ठीक है। तो स्किल जो चाहिए इस फार्मा सेक्टर में वो अभी भी नहीं है, तो यू लैक द स्किल्ड। तो ये सब सारी चीज़ें थी। तो देयर इज़ स्किल्ड लेबर। इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ तो आ ही जाते हैं भाई, अच्छा लैब नहीं है, टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, ये सब सारी चीज़ें, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ में आ जाएगा। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं है इसमें, तो देयर इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चरल, ठीक है। तो अच्छी इंक्यूबेशन यूनिट्स नहीं है, तो ये सब रिसर्च पे, सब सारी चीज़ों पे दिक्कत करता है। देन पुअर SME स्ट्रेंथ नहीं है। ऐसा MSME जो है कई बार इट्स द बैकबोन ऑफ द लार्ज कॉरपोरेट्स। भले बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं उसमें इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं, जो भी बड़े बड़े कॉरपोरेट में कुछ इंटरमीडिएट गुड्स हैं दैट इज सप्लाइड बाय दिस MSME सेक्टर। तो इट्स अ बैकबोन, स्पेशली इट इज़ द बैकबोन ऑफ द लार्ज कॉरपोरेट्स। तो MSME, अगर ये MSME स्ट्रेंथन होगा इस सेक्टर में, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाए या API बनाए या कुछ ऐसा और भी चीज़ें जो प्रोवाइड कर सके, सप्लाई चेन जो है ना, सप्लाई चेन होती है कोई दवा बनाने में क्या क्या चाहिए, उसका पार्ट बन सके, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। देन व्हाट यू हैव स्ट्रगलिंग टू मेक प्रॉफिट। तो अभी क्या है, ज़्यादातर हमारी कंट्री का है कि अफोर्डेबल प्राइस में बनाना है, तो अफोर्डेबल के चक्कर में ये लोग क्या है, क्वालिटी ख़राब करते हैं कंपनी वाले, ये सब सारी चीज़ें हैं, ये प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, इसलिए इस सेक्टर में ग्रोथ नहीं वैसा दिख रहा है, इंटरेस्ट लोगों का नहीं दिख रहा है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो हैं, बड़े बड़े या जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो भी, तो लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि दवा महंगी कोई ख़रीदेगा नहीं। तो इसमें MSMEs वाले भी जो हैं, ये तो ऐसे ही फाइनेंशियल क्रंच से गुजरते हैं। ये जो MSME है, दे ऑलरेडी फेस द फाइनेंशियल क्रंच। तो जो MSMEs हैं ये फेस द फाइनेंशियल क्रंच, इनको फाइनेंशियल क्रंच होता है, मार्केट एक्सेस नहीं होती है ज़्यादा, देन ये हैव स्किल्ड लेबर नहीं होता है, तो दे आर नॉन फॉर्मलाइज नहीं होते, नॉट प्रॉपरली फॉर्मलाइज्ड एक तरह से कह सकते हैं।
तो ये एमएसएमई को तो वैसे भी दिक्कत आएगी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। आईपीआर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रूल्स है उसको वायलेट किया जाता है, वन ऑफ द चैलेंजेस, ठीक है। तो पेटेंट जो है प्रोटेक्टेड रहे, लगभग 20 साल तक ये प्रोटेक्टेड रहता है, 20 साल, ठीक है। पर क्या होता है कि इसमें एक चीज़ है, क्या नाम है, एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, ये वाली चीज़ जो देखते हैं। एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट क्या होता है कि थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है फिक्स डोसेज कॉम्बिनेशन का, और फिर उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है पेटेंट पीरियड को 20 से ऊपर। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो दैट्स द वन ऑफ द चैलेंज। अब इस पेटेंट से क्या है ना, परमिशन, अगर ये 20 साल ओवर हो गया है तो यू नीड नो परमिशन। बट क्या है कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ये 20 साल का एक्सटेंड कर देते हैं, पीरियड को एक्सटेंड कर देती है कोई कंपनी। अब जब ये इसने एक्सटेंड किया तो अब फिर से परमिशन चाहिए, तो ये दिक्कत आ जाती है। तो इनकी अभी भी मोनोपोली, तो दे ट्राई टू, कंपनीज जो हैं अपना जो प्रोडक्ट बनाई हैं रिसर्च लगा के लोगों को भलाई के लिए, तो वो मोनोपोली मेंटेन करती है, मोनोपोली, ठीक है। और हर कंट्री चाहती है इनकी फैक्ट्री मोनोपोली रखे। इसलिए कई बार जो यूएस है और ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, ये इनके कई फार्मा सेक्टर्स हैं इनके यहाँ। तो ये इंडिया की जो कंपलसरी लाइसेंसिंग यहाँ जो एक टॉपिक आया है, इस पर बड़ा ये लोग थोड़ा अपोज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कंपलसरी लाइसेंसिंग में एक्सेप्शंस है ट्रिप्स के। तो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिसमें कंपलसरी लाइसेंसिंग के थ्रू जेनेरिक ड्रग्स जो हैं वो पेटेंट परमिशन नहीं चाहिए होती है। जेनेरिक ड्रग्स जो है वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। जेनेरिक ड्रग्स वो क्यों प्रोड्यूस किया जा सकता है? ताकि लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में मिले, और उसके लिए इनकी जो मोनोपोली है इनकी परमिशन नहीं चाहिए, पेटेंट के लिए परमिशन नहीं चाहिए। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग कुछ एक्सेप्शंस है और कुछ कंडीशंस में होती हैं, ठीक है। तो दैट्स अनदर टॉपिक। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ देखिए आईपीआर वायलेशन हो रहा है रूल्स का, वैसे भी जो स्ट्रिक्टर आईपीआर रूल्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं यहाँ पे। और ये वाला जो इंडिया का जो ये है कंपलसरी लाइसेंसिंग वाला इशू है, ये भी थोड़ा सा चैलेंज वन ऑफ द आता है कि इसको बहुत अपोज किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया चाहती है कुछ दवाओं के लिए हमें पेटेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत ना हो, जो हमें बहुत एसेंशियल है, जो हमारे लिए बहुत रिक्वायर्ड है। देन यू हैव पुअर स्टाफिंग, भाई स्टाफ पुअर है, ये सब सारी चीज़ें हैं। वाटर बॉडी उसको पॉल्यूट करते हैं, जो भी इनका प्रोडक्ट्स है फार्मा सेक्टर से जो बन रहा है, टॉक्सिक केमिकल्स होंगे, कुछ भी होंगे, वो वाटर बॉडीज़ को जा करके इफेक्ट करेंगे। देन यू हैव स्ट्रॉन्गर आईपी रेगुलेशंस, कुछ आईपी रेगुलेशंस ऐसी हैं बहुत स्ट्रिक्टर हैं, जब इसकी वजह से क्या हुआ है कि इंडस्ट्रीज़ आ नहीं पाती हैं, दे आर नॉट एबल टू फॉलो द नॉर्म्स। फिर इसमें क्या होता है, मेनली दे आर प्रॉफिट सीकिंग बिहेवियर है, तो ठीक है, इसमें ढिलाई करते हैं फिर ये लोग नॉर्म्स में, स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। तो उससे बचना चाहते हैं, तो उससे क्या है, दवा थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब होती है, क्वालिटी ख़राब हो जाती है। और इस वजह से स्ट्रिक्टर आईपी रेगुलेशंस किया ही गया है कि क्वालिटी मेंटेन रहे, मोनोपोली जो है थोड़ा सा कुछ रोका जा सके इसको। तो ये सब सारी चीज़ें हैं।